हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं मैथमेटिकल एक्सप्रेस। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल हम ज्यामितीय रूप से किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं ऐसा सीखेंगे। और उसके बाद आगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए किन नियमों का या किन मेथड्स को हम यूज़ करेंगे इस पूरे चैप्टर में उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाम है चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्या होगा। तो नाम लिखा क्या हुआ है, दो चर। अब चर क्या होते हैं तो वो पता होना चाहिए। तो सभी को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि चर राशियां और अचर राशियों में क्या अंतर है। तो केवल आप इतना समझ लें कि वो सभी राशियां जो x या y के रूप में लिखी हैं इनको हम चर राशि बोलते हैं, या कहीं पर भी x और y लिखा है तो वो नॉर्मली किसका वर्क करता है, चर राशि। ऐसे ही अचर राशियां दो तरीके की या दो टाइप की होती हैं। एक तो न्यूमरल फॉर्म में, मतलब नंबर्स के रूप में। अब वो धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। दूसरा अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में। अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि कहीं a लिखा है या b लिखा है, ऐसी कोई भी राशि लिखी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अचर राशि। और जो x और y के रूप में लिखी हुई है वो बोली जाती है चर राशि। तो इतना हमें ध्यान रखते हुए चलना हो। तो सब अब चैप्टर में बोला गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ से समझ में क्या आया कि यहाँ पर चर राशियों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। कौन कौन सी चर राशियाँ, तो वो कोई भी ले सकते हैं। तो हम पूरे चैप्टर में दो चर राशियों का ही यूज़ करेंगे, वो होंगी x और y, या कहीं कहीं पर u या v यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी चर राशि की बात नहीं करते। ऐसे ही आगे लिखा है वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, तो आपने बहुपद वाले पार्ट में पढ़ रखा है कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिसमें चर राशि की घात या अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए, एक के बराबर। तो यहाँ पर भी रैखिक समीकरण है, इसका मतलब कि जो चर राशियाँ होंगी उनकी घात कितनी होगी, एक के बराबर। तो यहाँ पर लिख लोगे घात चर राशियों की किसके बराबर आनी चाहिए, एक के बराबर। और चर राशियाँ क्या होनी चाहिए, तो दो चर राशियाँ। और ऐसे समीकरण को हम कहते क्या हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब रैखिक समीकरण दिखते कैसे हैं या होते किस रूप में हैं, तो हम डायरेक्टली उस पर आते हैं। लिख लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप मतलब कि किस फॉर्म में हमको हमेशा दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलते हैं, तो वो ax प्लस by प्लस c के रूप में मिलेंगे। तो कहीं पर भी कोई भी समीकरण अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखी हुई है तो आप बोलोगे क्या कि ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है, या दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप इस रूप का होता है, जहाँ a, b व c अचर राशियां हैं तथा x व y चर राशि हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इतना क्लियर क्या हुआ कि a, b और c जो होंगी वो अचर राशियां और x और y दोनों चर राशियां हैं। साथ में ही साथ तथा a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b दोनों क्या है, नॉन जीरो होने चाहिए। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि चर राशि x का गुणांक a है, चर राशि y का गुणांक b है। अब इनमें से कोई सा भी अगर एक जीरो हो गया तो इसका मतलब कि एक चर राशि यहाँ पर नहीं बचेगी।
और हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो उससे पता क्या चले, उससे होगा क्या, तो एक चर राशि यहाँ से हट जाएगी, तो केवल एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण बचेगा। लेकिन हमें दो चर वाला बनाना है, तो उसके लिए बस कंडीशन याद रखनी है कि ए भी 0 के बराबर नहीं होगा और बी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसके बाद व्यापक रूप आप समझ गए होंगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर युग्म कहीं दिया हुआ हो, तो युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा या दो संख्याएं या दो समीकरण। तो यहाँ पर युग्म अगर कहीं भी लिखना होगा या दिया हुआ होगा, तो वो किस रूप में हो सकता है, तो युग्म का केवल व्यापक रूप आप देख लोगे, या ऐसा लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। और कैसे चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से व्यापक रूप भी समझ गए आप, और रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, तो वो इस रूप में होंगे, जहाँ a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 दोनों क्या होंगे, या सभी जितने भी यहाँ पर गुणांक दिए हैं उनमें से a1 b1 और a2 b2 नॉन जीरो ही होने चाहिए। बस ये सभी कंडीशंस हमें याद करते हुए चलना है, और यहीं से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण सीखेंगे। तो आगे अब इसी में चलना है हमें, और दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हैं उनका ज्यामितीय रूप कैसा होता है वो हम सीखेंगे। अब ज्यामितीय रूप का मतलब क्या, कि इस दी गई समीकरण को किस रूप से हम बना सकते हैं, या इसको किस रूप से हम संख्या रेखा पर या कार्तीय तल पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लो, अगर कोई भी रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप की दी हुई है, तो उसका ज्यामितीय रूप जो होता है वो हमेशा एक सरल रेखा बनती है। सरल रेखा का मतलब एक सीधी रेखा खींच लेंगे, और वही किसको प्रदर्शित करती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के ज्यामितीय रूप को। तो कहने का मतलब कि अगर इसको कार्तीय तल पर बनाएंगे तो हमेशा क्या बनेगी, एक सरल रेखा। तो आप यहाँ से क्या समझ पाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप हमेशा क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। तो आप लिख सकते हो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप एक सरल रेखा होता है, या केवल यहाँ लिख लेते हैं सरल रेखा। अब इसके बाद सरल रेखा होता तो है, लेकिन अगर युग्मों की बात करें तो युग्मों के आधार पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करते हैं। अब बात किसकी करनी है, रैखिक समीकरण युग्म के हल की। तो हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हल किस रूप में आता है या सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमें क्या करना है, अगर समीकरण को हल करना है तो जैसे बहुपद में अगर बहुपद के शून्य ज्ञात करने होते थे तो क्या निकालते थे, वहाँ पर चर राशि का मान। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हल ज्ञात करना होगा, तो चर राशि का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो चर राशियाँ क्या, x का मान और y का मान अगर ज्ञात कर लें तो ये जो पेयर बनेगा या युग्म बनेगा, यही दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल को प्रदर्शित करता है। तो हल भी अब आपको समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं जो हल है उसको किन किन तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। तो हल, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के हल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला मेथड है ज्यामितीय रूप के द्वारा या ज्यामितीय हल भी बोलते हैं इसे। अब ज्यामितीय हल किस रूप में, तो मान लिया कि दो रैखिक युग्म दिए हैं, और रैखिक युग्म किसके, तो रैखिक समीकरण के या रैखिक युग्म है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इन दोनों रैखिक समीकरणों के अगर हम हल ज्ञात करें किस विधि से, तो ज्यामितीय विधि से। अब ज्यामितीय विधि से हल ज्ञात करने का मतलब कि
हमें क्या करना होगा, इसको ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना होगा। तो यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं और उन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार का होता है। तो ये 3 केसेस कौन कौन से, तो पहला है जो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को काटेंगी, काटने का मतलब कि इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरा, रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के समानांतर आती हैं। और तीसरा, जो रेखाएं हैं वो समपाती होती हैं। तो पहला केस की रेखा जो है वो कैसी बन गई, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई। तो लिख सकते हो आप प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के बाद दूसरा रूप क्या आ गया, समांतर रेखा। और समांतर रेखा के बाद तीसरा रूप हमें क्या मिला, समपाती रेखाएं। तो ये ए बी किसके समांतर हो सकती है, सी डी के। ऐसे ही यहाँ पर ए बी बना ले और इधर बना लेंगे सी डी। तो इस प्रकार की रेखाओं को क्या बोला जाता है, समपाती रेखा। तो जो भी रैखिक समीकरण युग्म दे रखे होंगे उनके 3 हल आएंगे और वो हल ज्यामितीय हल कैसे होते हैं, या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी और या तो समांतर रेखाएं बनेंगी और या तो समपाती रेखाएं बनेंगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, समानांतर जिनके बीच में अंतर समान हो, और समपाती रेखा का मतलब होता है एक के ऊपर एक बनने वाली रेखा। तो अब आगे एक्सरसाइज हमें करनी है और एक्सरसाइज करने पर हम सीख पाएंगे कि दिए गए समीकरण युग्म का हल या ज्यामितीय हल प्रतिच्छेदी रेखाएं किस प्रकार आता है, समांतर रेखाएं किस